हिस्ट्री। पहला क्लास आप सबका हिस्ट्री का क्या था, यहाँ पहला क्लास हिस्ट्री। तो ध्यान देखिए हिस्ट्री में आज पढ़ना क्या है। तो कल के वीडियो में चौहान डायनेस्टी चल रहा था, आज भी चौहान डायनेस्टी ही पढ़ना है। तो ध्यान समझिए बच्चों, चौहान डायनेस्टी देख देते हैं आप। चौहान डायनेस्टी इंग्लिश में क्या कहते हैं, वंश को डायनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक, तो चौहान वंश कहिए या कहिए चौहान डायनेस्टी। ठीक है, तो देखिए चौहान डायनेस्टी में चल क्या रहा था। तो हमने कल की वीडियो में बताया था कि 1191 की लड़ाई में 1191 ईस्वी में, वीडियो जाकर एक बार देख लेना। 1191 में दो लोगों के बीच में बहुत युद्ध हुआ था चौहान वंश में। चौहान वंश के जो बहुत योग्य शासक थे उनका क्या नाम था पता है, पृथ्वीराज चौहान। बहुत योग्य शासक थे चौहान वंश के, बहुत बहादुर योग्य शासकों में से एक माने जाते थे। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान, इनकी बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है। पृथ्वीराज चौहान और प्लस पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। इन दोनों के बीच में जीतता कौन है पता, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, जैसे देखिए आपको बना देते हैं यहाँ पे समझाने के लिए छोटा सा। तो देखिए यहाँ पे क्या था उस समय, इस तरफ का जो क्षेत्र है इधर था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपको पता है, अफगानिस्तान में एक जगह है गौर। क्या है, अफगानिस्तान की एक जगह का नाम है गौर। गौर का रहने वाला शासक है मोहम्मद गौरी। गौर का शासक कौन है, मोहम्मद गौरी। यहीं का रहने वाला शासक है, गौर से बना गौरी बना। ठीक है, और आप सबको बता दें यहाँ पे जो है गौरी में देखिए, यहाँ पे आपको क्या पड़ता है कि इधर एक पड़ता है राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, राजस्थान। इस तरफ तो आपको गुजरात पड़ता है, यह आपका राजस्थान। राजस्थान का एक जिला था अजमेर। अजमेर राजस्थान में एक जिला पड़ता है अजमेर। अजमेर का ही रहने वाला कौन है पता है, पृथ्वीराज चौहान जो है अजमेर के रहने वाले थे। ठीक, तो बाद में जाकर के बाद में दिल्ली के ये क्या हुए, बाद में दिल्ली के क्या बन गए, बाद में दिल्ली के सम्राट बन गए, शासक बन गए। दिल्ली के बहुत बड़े सम्राट बने थे पृथ्वीराज चौहान। बाद में जाकर दिल्ली में इनके नाना जी पहले दिल्ली के सम्राट थे। तो नाना जी पृथ्वीराज चौहान को क्या किए पता है, पृथ्वीराज जैसे नाम एक एज होता है, जैसे हम पढ़ा रहे थे एक एज होता है, तो वैसे दिल्ली के सम्राट पहले इनके नाना थे। उनके नाना का नाम था अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर का जब एक एज हो गया, अब शासन नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना साम्राज्य किसको दे दिए पता है, पृथ्वीराज चौहान को अपना अगला उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी मतलब जानते हैं कि नहीं, अपने गद्दी को दे दीजिए ताकि अगला व्यक्ति आए आपको साम्राज्य स्थापित करे, मतलब साम्राज्य आपके क्रम को आगे बढ़ाए। ठीक ना, आपके साम्राज्य। तो यहाँ पे भी बाद में आगे चलकर कि दिल्ली का शासक कौन बने, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक बन गया। अब हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ की जगह है हरियाणा। क्या है, आप सबको पता है एक जगह देखो, हरियाणा के नीचे दिल्ली आता है, हरियाणा के नीचे हरियाणा में एक जगह है तराइन। क्या नाम है, तराइन। हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है तराइन। क्लियर, तो बता दें 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध। ध्यान सुनिएगा, तराइन के फर्स्ट युद्ध में कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में बहुत भयंकर युद्ध। मोहम्मद गौरी यहीं का था, तो दोनों के बीच में युद्ध को जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान जीत। इसके पीछे की और भी कहानियां हैं, हम YouTube पे बनाए हैं, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक ना, वहां से क्लियर होगा, इसके आगे से हम बता रहे हैं। ठीक ना, अब पीछे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा फिर डीपली जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ भी क्षेत्र पड़ता है मालवा का क्षेत्र। ध्यान समझिएगा, ये कहानी कभी कभार मेरे मुझसे शायद सुने भी होंगे तो दिमाग में भी आ जाएगा। यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है मालवा का क्षेत्र। मालवा के एक शासक थे जिसका नाम क्या नाम था, जयचंद। क्या नाम था, जयचंद। मालवा कल की वीडियो में बताया था, मालवा शासक कौन थे, जयचंद थे। जयचंद की इनकी एक बेटी थी, इनकी पुत्री थी। इनकी पुत्री का क्या नाम था, संयुक्ता। क्या नाम था, ये सब तो कहानी जानते होंगे संयुक्ता को। ये आपका एंशिएंट इंडिया का लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसको पढ़ाने के बाद एंशिएंट इंडिया आपका खत्म, फिर आपका स्टार्ट होगा मिडल इंडिया। ठीक ना, ये राजपूत काल में आपका आता है, ध्यान समझिएगा। तो जयचंद इनकी बेटी का क्या नाम था, संयुक्ता। अब क्या हुआ कि जब ये पृथ्वीराज चौहान जब जीत गए, इतना बड़ा मतलब दिल्ली का सम्राट होने का मतलब उस समय माना जाता पूरे भारत का सबसे बड़ा सम्राट वही माना जाता था, जिसके हाथ में दिल्ली का पावर।
तो जब ये दिल्ली पर शासन जमा लिए तो बता दें कि इनकी ख्याति, पृथ्वीराज चौहान की ख्याति पूरे भारत में एकदम फैल गई। इनके बारे में सब लोग जानने लगे, हाँ पृथ्वीराज चौहान कौन है, इतने बहादुर योद्धा हैं, इन्होंने मोहम्मद गौरी को मार भगाया। मोहम्मद गौरी भारत का थोड़ी था, वो तो अफगानिस्तान का था, विदेशी रहने वाला था, उसको मार के भगा दिए। तो इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कहाँ कहाँ तक? दूर दूर तक फैल गया। अब हुआ क्या कि जयचंद देखिए पृथ्वीराज चौहान, ये जो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आपस में क्या थे? एक दोस्त थे, एक मित्र थे। तो इनके दोस्त बहुत खुश हुए, उनको दोस्त कहे वाह दोस्त तुमने तो मतलब कमाल कर दिया, तुम्हारी तारीफ तो पूरे भारत में हो रही है। इसी खुशी के उपलक्ष्य में जयचंद अपने यहाँ एक प्रोग्राम, एक पार्टी आयोजित किए थे, एक प्रोग्राम किए थे कि अपने मित्र की खुशी में। तो क्या हुआ कि उस समय इनकी बेटी जो संयोगिता थी, मतलब कि बड़ी हो गई थी, तो इसने भी इनका नाम बहुत सुना, पृथ्वीराज चौहान का नाम, कि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही श्रेष्ठ शासक हैं, ऐसे वैसे हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ पे रीजन क्या हुआ कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है, जयचंद ने अपने यहाँ एक प्रोग्राम किया, एक पार्टी किया, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? इनवाइट किया, ठीक ना। उसमें पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट किया कि मतलब आइए जो है एंजॉय कीजिए, मतलब एंजॉय करने का मतलब है कि एक पार्टी सभा का आयोजन किए, उसमें अपने मित्र को भी क्या किए? इनवाइट किए। तो इनका मित्र है, तो जब बहुत बड़े शासक कहीं आते जाते हैं तो उनके साथ मतलब कि उनकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा रहती है। तो जब आते जाते हैं तो उनके साथ जो उनके अच्छे अच्छे सब सेनापति उसके साथ साथ आते हैं, तो जिस साम्राज्य में जाते हैं वहाँ पे इनके नाम का अलग गूंज होता है। जैसे जयचंद साम्राज्य, रामायण देखे कि नहीं? रामायण में देखिए गूंज होता है ना कि वहाँ के शासक पधार रहे हैं, इस टाइप से। कृष्ण भगवान जहाँ जाते थे तो उनके नाम पर गूंज होता था कि द्वारिकाधीश इनके राज दरबार में पधार रहे, ऐसे करके। तो बड़े शासकों के लिए बहुत मान सम्मान होता है। तो ये जैसे पहुंचे तो इनके नाम की बहुत तेज गूंज हुआ, तो संयोगिता जो है इनको एक झलक में कहीं से देख ली पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान जो है मतलब हट्टे कट्टे लंबे टाइप के एक अच्छे इंसान, बहुत योग्य शासकों में आते थे। तो संयोगिता के मन में इनके प्रति क्या हो गया? प्रेम भाव जाग गया। प्रेम भाव मतलब जानते हैं? संयोगिता इससे क्या हो गया? प्रेम हो गया। प्रेम जब हो गया तो प्रेम होने से क्या रीजन हुआ? देखिए क्या होता है, ये जो है एक राजा की बेटी थी। अब जैसे राजा की बेटी हो, चाहे कोई भी मतलब लड़की हो या लड़का हो, मतलब उस एज में आ जाने के बाद तो कोई भी व्यक्ति हो तो मतलब एक उसका ऐसा सीन आ जाता है। तो इस सीन आने के रीजन से संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत ज़्यादा सुनी थी, और संयोगिता सोची कि ये तो मेरे पापा के मित्र भी हैं और इतने बलवान हैं, इतने योग्य हैं, तो इसके मन में क्या गया? एक प्रेम का भाव आ गया। जब इसके मन में प्रेम का भाव आ गया तो इसके दिमाग में एक बात ये आया कि नहीं शादी हम करेंगे तो किससे करेंगे? पृथ्वीराज चौहान से, बहुत योग्य व्यक्ति, बहुत सम्राट हैं, जो है इतने बड़े शासक हैं। तो ये सोचने लगे। उसके बाद अच्छा ये अपने पिता के बारे में नहीं जानते थे कि मेरे पिता को किस चीज़ से चिढ़ है, उनके बारे में नहीं जानते, केवल इतना पता था हाँ मतलब कि हमें पसंद आ गया तो जाने मेरे पिता शादी करा के देंगे, ऐसा जबकि कुछ नहीं था। तो पृथ्वीराज चौहान आए, प्रोग्राम हुआ, सब हुआ, पृथ्वीराज चौहान फिर यहाँ से वापस गए। जब वापस गए तो संयोगित एक दिन क्या हुआ, जयचंद सोचे कि अब तो मेरी बेटी बड़ी हो गई, इसकी शादी कर देनी चाहिए, और जो है इसके लिए एक अच्छा सा मतलब रिलेशन, मतलब रिश्ता ढूंढ लें। रिश्ता पहले ये लोग जो है रिश्ता ऐसे नहीं, आज के समय में मतलब अगुआ टाइप का कुछ ऐसा होता, ऐसा पहले समय में नहीं था। पहले समय जो राजा महाराजा थे वो स्वयंवर सभा का आयोजन करते थे। तो जयचंद ने क्या किया कि स्वयंवर सभा के आयोजन करने की प्लानिंग किया। इन्होंने सोचा कि हम अपनी बेटी की शादी स्वयंवर सभा के माध्यम से, उसमें जो योग्य शासक होगा, जिस हमारी बेटी आएगी, जिस राजा को अपने योग्य समझेगी, उसके गले माला पहनाएंगे, वही उसका क्या बन जाएगा, मतलब उसी से उसकी शादी कर देंगे। तो जयचंद जो है स्वयंवर सभा का आयोजन करने में लग गए, और ये बात इन्होंने अपनी बेटी को बताया संयोगिता को। इन्होंने कहा कि देखो संयोगिता, अब हम सोच रहे तुम्हारी शादी करते हैं, इसके लिए हम जो है स्वयंवर सभा का आयोजन करने वाले हैं। तो संयोगिता ने साफ साफ बता दिया कि कहा कि देखिए हम शादी यदि करेंगे पृथ्वीराज चौहान से करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। इसके पिता चिढ़ गए। इसके पिता कहें क्या कर रहे हो तुम मेरा नाक कटाओगे क्या? बताओ तुम उनसे शादी करोगे, मेरे मित्र से, लोग सुनेंगे क्या कहेंगे जो है। तो संयुक्ता करे कि क्या कहेंगे क्या, जब मतलब कि वो योग्य शासक हैं, अच्छे शासक हैं, तो करने में क्या गलत है। तो इसके पिता कहे नहीं तुम्हारी शादी हम किसी दूसरे से कर देंगे, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं करेंगे।
तो संयुक्ता को चिढ़ आ गया, इसके पिता भी चिढ़ आ गए, मतलब दोनों लोग मतलब गुस्से में आ गए। उसके बाद फिर संयुक्ता नहीं मानी, इसके पिता कहें कि उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी, दूसरे से कर देंगे, वो ठीक है। तो संयुक्ता ने कहा नहीं नहीं करेंगे तो उसी से करेंगे। उसके बाद फिर कहानी जब आगे बढ़ी, जयचंद सोचे कि अब तो बिल्कुल स्वयंवर सभा का आयोजन कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, नहीं बहुत ये तो बड़ी बेइज्जती करा देगी हमारी। उसके बाद जो है जयचंद जो है मतलब स्वयंवर सभा का आयोजन करने के लिए सभी राजा महाराजाओं को मतलब कार्ड भेजे, इनवाइट किए अपने यहाँ पे। तो सारे राजा महाराजाओं को इन्होंने इनवाइट किया। उस समय इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कार्ड इनवाइट नहीं किया, निमंत्रित नहीं किया कि स्वयंवर सभा में आने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सूचना मिला जब संयोगिता को कि पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया गया, तो संयोगिता ने क्या किया, अपने सहेली को बुलाए और इसने एक लेटर ऐसे लिखा अपने हाथ मतलब लेकर के, एक ऐसे लेटर लिखे अपने सहेली दे दी, कहीं इसको ले जाकर हमारी तरफ से भेज दीजिए। किसको, कहाँ है, यहाँ भेज दी पृथ्वीराज चौहान के पास। तो इसकी सहेली के माध्यम से वह लेटर कहाँ पहुँच गई, पृथ्वीराज चौहान के पास। जैसे पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा, पृथ्वीराज चौहान देखे वाह ये लेटर संयोगिता ने भेजा है, आप तो बिल्कुल जाएंगे। जो है उन्होंने सिलेक्ट किया कि एक अच्छे सेनापतियों, एक अच्छे वीआईपी सेनापति जो कुहार मार काट करने टाइप के, क्योंकि मतलब इनके पिता इन्वाइट नहीं किए, वो समझ के कुछ तो बात है, तो उसने भेजा, वो समझ गए। उन्होंने कहा कि चलिए बताते वहाँ जाने के बाद अभी इन्होंने अच्छे सेनापति सिलेक्ट किया, एकदम वीआईपी 4-5 हफ्ते करते सेनापति सिलेक्ट हुए, रथ निकलवाए एकदम वीआईपी और बैठ गए, तुरंत निकल गए कहाँ पे, मालवा फिर निकल गए जयचंद के दरबार में, जहाँ पे स्वयंवर सभा का आयोजन होने वाला। अब स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ, सारे राजा महाराजा आए, साइड में ऐसे बैठे हैं एकदम बीच में। तो इनकी बेटी को बुलाया गया, एक मतलब माला रखा गया, इनकी बेटी बुलाया गया। जयचंद ने कहा जाओ बेटी जाओ, जो राजा को पसंद हो, जो तुम्हारे लायक दिख रहा हो, जाओ उसके गले माला बना दो। तो इनकी बेटी जा रही, पहले उसको देख रही तो एक सोच रही था जैसे करना नहीं करेंगे, अंदर आ रहा है ये एकदम कान टेढ़ टाड़ उठ के है, जो है काले टाइप की कत्ता ही नहीं करेंगे ऐसे लोग। ऐसे करते करते सबके पास गए, किसी को नहीं पहनाई। उसके बाद जयचंद ने क्या किया, जयचंद ने इनकी पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए उसका एक पुतला लाकर खड़ा कर दिया था, कि मतलब इसकी बेइज्जती करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की। तो इनकी जो बेटी थी संयोगिता ना, जाकर उसी पुतले के पास खड़ी हो गई माला लेकर। अब वो वेट कर रहे अब आए, अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो सोची नहीं आ रही, एक काम करे पुतले को पहना देते, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। तो जैसे पुतले पढ़ाने जा रहे हैं, तब तक आ गए कौन, पृथ्वीराज चौहान तुरंत आ गए, पुतले साइड कर दिए। वो देख लिए एकदम खुश हो गए। उसके बाद उनको माला तुरंत बना दी, हाथ पकड़ के साइड कर दी। इसके जो सेनापति थे वो सामने आ गए। सामने सेनापति आकर के पहले गए जयचंद के गर्दन पर तलवार लगा दी। जयचंद एकदम सन हो गए। अब जयचंद क्या कर सकते हैं। उसके बाद सारे तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि देखिए इस पूरे दरबार में हम उद्घोष करते हैं कि तुम्हारी बेटी ने मुझे अपना जीवन साथी रूप में चुना है। तो हम पूरे दरबार में उद्घोष करते हैं कि जिस राजा के बाहु मतलब भुजा होता है, बाहु में इतना बल है कि वो मुझे रोक सकता है, तो वो आए, मेरा सामना करे और हम इसे लेकर जा रहे हैं। वो लेकर चले गए और अरे उसकी इतनी वीआईपी सेनापति थे, वो एकदम सामने खड़े थे तलवार लेकर, आओ जिसके पास इतनी दम हो। सारे राजा महाराजा एकदम सन खड़े होकर एकदम ऐसे देखते रह गए। वो लेकर निकल गए। जब लेकर निकल गए तो अरे जयचंद, जितने राजा महाराजा थे सब जयचंद को थूकने लगे, कहे थू जयचंद थू, बताओ तुमने किस दिन के लिए हमको यहाँ बुलाया था, बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, जब तुम्हारा पहले सेटिंग था, हमको यहाँ कहाँ बुलाते। उसके बाद क्या हुआ, जयचंद एकदम बता दे एकदम इससे बेचारा एकदम सर से झुक गया। अब कर भी क्या सकता है। फिर निकल गया। उसके बाद जयचंद गुस्से से लाल। जयचंद ने कहा इसका बदला हम जरूर लेंगे और छोड़ेंगे नहीं इसको। बताओ मेरा मित्र था, आज के बाद मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। आप क्या हुआ, जयचंद उठा तो उठा रुका नहीं जयचंद, ये बता रहे हैं। जयचंद जब उठा तो ये कहाँ पहुंचे पता है, मोहम्मद गौरी के पास। कहाँ पहुंचा जयचंद, उठा कहाँ पहुंचा, गया मोहम्मद गौरी के पास। तब कहाँ गया, कहा कि मोहम्मद, कहें क्या, कहें कि आज के बाद से हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो मोहम्मद गौरी बाप रे बाप, तुम तो पृथ्वीराज चौहान के इतने अच्छे मित्र थे, आप आज हमारे दोस्त बनने कहाँ चले आए। तो कह रहा है कि तुमको पता है पृथ्वीराज चौहान ने मेरे साथ इतना घटिया काम किया है, आज से मेरा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी दुश्मन है, इसीलिए आज से हम तुम्हारा दोस्त बनेंगे और दोनों लोग मिल करके किसको मारेंगे,
पृथ्वीराज चौहान को मारेंगे। अब देखिए कहानी कैसे बढ़ रहा है। तो अब मोहम्मद गौरी, पहले मोहम्मद गौरी सन्न रह गया। मोहम्मद गौरी ने कहा अरे बाप रे बाप, आज भारत का शासक एक मेरे पास खुद आया मत मिलाने, वो भी ऐसा शासक आया है जिससे हम एक बार हार चुके हैं, उसका मित्र आया है। इसने सोचा कि एक काम करते, इसने अपने दिमाग में सोचा, पहले सोचे कि एक काम करते, पहले जयचंद को तो अपने मिला लेते हैं और मिला करके पहले पृथ्वीराज चौहान को मारेंगे युद्ध में। जब पृथ्वीराज चौहान को मारेंगे तब इन्हें टपका देंगे। इनको मारने के बाद पूरे भारत पे कौन कब्जा कर लेंगे, अकेले हो जाएंगे, समझ गए। अब वो दिमाग लगा लिए और इनको पता ही नहीं था लास्ट में हम भी मरा जाएंगे, मेरी बेटी को नौकरानी बना देंगे, इनको पता ही नहीं था। ये तो उस समय गुस्से में लाल होकर चले गए मिले, हाथ मिले, वो हाथ मिलाया, कहा ठीक है मित्र, आज के बाद तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारा जो दुश्मन उसको मार गिराएंगे। और ये दोनों मिल गए। अब इन्होंने क्या किया, जयचंद पूरी खुफिया जानकारी किसको दे दी, मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जितनी जानकारी जयचंद को पता था, जयचंद ने पूरी जानकारी किसको दे दी, मोहम्मद गौरी को, कि पृथ्वीराज चौहान को इस तरीके से युद्ध करेंगे तो हम हरा सकते हैं। अब क्या हुआ, मोहम्मद गौरी उसी का फायदा उठा करके इसने 1192 में, ध्यान सुनिएगा, तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ। सेकंड युद्ध कब हुआ, 1192। ध्यान सुनिए, देखिए मोहम्मद गौरी ने तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा, तराइन का दूसरा युद्ध। और तराइन कहाँ पड़ता है पता है, हरियाणा के यही पड़ता है तराइन। तो इसने क्या कि मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना कहाँ लगा दी, तराइन में अपनी लाकर की सेना लगा दी है मोहम्मद गौरी पूरी तरीके से। अच्छा, मोहम्मद गौरी की सेना में और कौन सेना दिए थे पता है, जयचंद अपनी पूरी सेना किसको दे दिए थे, मोहम्मद गौरी को, लड़ने के लिए, किससे, पृथ्वीराज चौहान से। तो मोहम्मद गौरी की सेना प्रबल और ज्यादा हो गई और पूरी जानकारी भी, खुफिया जानकारी मिल गई, पृथ्वीराज चौहान को हराना कैसे, इसकी कमजोरी भी सब बता दिए, समझ गए। तो मोहम्मद गौरी अपनी सेना कहाँ लगा दिया, तराइन में लगा दिया, ले जाकर तराइन में अपनी सेना एकदम खड़ी कर दिया। इसकी सूचना किसको मिला, पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को कहा गया कि मोहम्मद गौरी अपनी पूरी सेना लेकर के आए, लगा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा अरे बाप रे, पृथ्वीराज चौहान का रुकिए, अब हम भी जो है विरोध करते हैं। पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना को ले जाकर के लगा दी, कहाँ, तराइन में। अब तराइन में मोहम्मद गौरी की सेना, ध्यान सुनिए, तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ किसके किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी। अब देखिए जैसे जयचंद इसमें इंडिविजुअल छिपा है, वो दिखा नहीं रहा हमें, लेकिन है इसमें पूरी तरीके से। मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, ठीक। अब जीता कौन इसमें, दोनों में बहुत घमासान युद्ध हुआ और उस घमासान युद्ध में छल से पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, हरा दिया। किसने हरा दिया, मोहम्मद गौरी इस युद्ध में क्या हो गया, जीत गया, पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, हार गए। 1192 के तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गौरी जीत गया। वही युद्ध 1191 तराइन के फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और कौन हारा, मोहम्मद गौरी। और फिर सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते, पृथ्वीराज चौहान हार गए। अब सोचिए कैसे हार गए, उनको हराने वाला था ना जयचंद, इसने सारा खेल कर दिया कि नहीं। और मैं बता दूं, जो तराइन के फर्स्ट युद्ध लड़े थे उसमें जयचंद ने इनका पूरा साथ भी दिया था, पृथ्वीराज चौहान का, क्यों, क्योंकि वो उनके मित्र थे, इस नाते साथ दिया था। अब वही देखो हटा, तो इसके बारे में ये जानकारी दी और इसको हरवा दिया। अच्छा, इस जयचंद को इतना नहीं पता था हम जिसको हरवाने जा रहे हैं वो किसको हरा रहे हैं। सोचिए, हम उसको हरवाने जा रहे हैं जिसके साथ इसकी बेटी गई है। सोचो, ये अपने दामाद को मरवा दिया, मरवाने मतलब मारा नहीं, अपने हरा दिया, पराजित तो हो गया। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को, अब देखो दिल्ली का शासक कौन बन गया, जो जीता वही बने, मोहम्मद गौरी दिल्ली का शासक बना, पूरे दिल्ली पर इसका कब्जा हो गया। उसके बाद फिर दिल्ली का शासक बन गया मोहम्मद गौरी। और इनको क्या बना दिया पता है, इनको बंदी बना दिया गया, मतलब इसको सिकड़े में कैद कर दिया गया। पराजित, कोई राजा जब पराजित हो जाता है उसको बंदी बना दिया जाता है, तो इनको तो बंदी बना दिया गया पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद फिर क्या हुआ, इनको बंदी बनाने के बाद इनको जो है कहाँ लाया गया पता है, एक कारागार में लाया गया। कारागार में लाने मतलब इसको पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके मोहम्मद गौरी के दरबार में लाया गया, उपस्थित किया गया। तो पृथ्वीराज चौहान एकटक ऐसे देख रहे थे मोहम्मद गौरी को ऐसे करके। तो मोहम्मद गौरी ने कहा, ऐ पृथ्वीराज चौहान, अब तुम राजा नहीं रहे, अब तुम क्या हो गए, बंदी हो गए हो, हार गए हो, पराजित हो चुके हो, अपनी नजरों को झुका करके अपने से बात करो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, देखिए चौहान वंश के हैं और हमारे वंश में ये नहीं है कि नजर झुका कर किसी से बात करते हैं। तो इसने कहा, नजर नहीं झुकाओगे, कहे नहीं। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि अच्छा। तो इसने अपनी एक सैनिक को आदेश दिया कि जाओ इसकी दोनों आंखें निकाल दो। तो वह गया, ऐसे
मतलब कि भाला टाइप का था, वो इससे करके दोनों आँखें निकाल दिए। किसका? पृथ्वीराज। सोचो पृथ्वीराज चौहान को दोनों आँख जीते जी निकाल दिए, पूरा बेदर्दी से उसको मार रहा था पृथ्वीराज चौहान को, ये हाल था। पृथ्वीराज चौहान के जब दोनों आँख निकाल दिए, पृथ्वीराज चौहान को अंधा बना दिया, पूरी तरीके से अंधे हो गए। और फिर मोहम्मद गौरी ने कहा इसको जो है कारागार में डाल दिया जाए, कारागार में, अंधेरी कारागार में ले जाकर डलवा दिया। मतलब आज के समय जेल होता है, पहले समय कारागार होता था, इसको ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। अब क्या हुआ? तो जयचंद एकदम खुश। जयचंद ने सोचा हमने अपना बदला ले लिया। जयचंद जो है दौड़ते दौड़ते आए, कहें मोहम्मद गौरी अब तो हम दोनों ने मिलकर किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब एक काम करते हैं, जो दिल्ली का जो साम्राज्य है ना, वो आधा तुम ले लो, आधा हमको दे दो। फिर तब मोहम्मद गौरी कहा कि आधा का है? तो जयचंद कह रहा है कि यार ये बताओ, तो ये बताओ कि पृथ्वीराज चौहान को हराने में तुम्हारी मदद किसने किया? तो मोहम्मद गौरी ने कहा तुमने किया। तो कहा कि आधा दिल्ली का साम्राज्य हमको नहीं दोगे? तो कहें कि क्यों तुमको साम्राज्य देंगे? तो फिर जयचंद ने कहा कि अगर तुम हमको साम्राज्य नहीं दोगे ये बहुत गलत है मोहम्मद गौरी, तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखो हमने तुम्हारी सहायता किया पृथ्वीराज चौहान को मारने में, अब पृथ्वीराज चौहान को तुम मार दिए हमारी सहायता से, लेकिन अब तुम जो है हमको दिल्ली का आधा साम्राज्य देने से इनकार कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने कहा है ये बताओ तुम इतने कमीने टाइप के इंसान हो, सोचो जो तुम्हारी बेटी जिसके साथ भाग गई गधे कहीं की, सोचो तुम उसको मरवा दिए। तुम सोचो अपनी बेटी के अपनी बेटी की जरा वो नहीं सोचे कि तुम्हारी बेटी उसके साथ मतलब गई है। सोचो तुम्हारा दामाद, तुम अपने दामाद को मरवा दिए। तुम इतने घटिया किस्म के इंसान हो, बताओ क्या ये गलत नहीं था? क्या बताओ जयचंद, क्या ये गलत नहीं था? रियल गलत था, ये भी गलत था। सोचो ये अपने दामाद का नहीं हुआ, अपने बेटी के लाइफ खराब करवा दिए पूरी तरीके से, ये भी गलत है ना। उसके बाद तो मोहम्मद गौरी ने कहा बताओ जयचंद क्या ये सही है? जयचंद चुप हो गया, और रियलिटी है तो वो भी सही है बोल रहा था। तो मोहम्मद गौरी ने कहा ये बताओ जयचंद, जब तुम इतना घटिया काम कर सकते हो और तुम जान रहे हम सही कर रहे हैं, तो ये बताओ हम तुम्हारे साथ क्या गलत करेंगे अगर तुमको दिल्ली का साम्राज्य आधा नहीं देंगे? आप जयचंद गुस्से से लाल। जयचंद ने कहा कि अब तो तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा तब। तो मोहम्मद गौरी ने कहा देखो जब हम पृथ्वीराज चौहान को जब मार दिए, युद्ध कर लिए, तो तुमसे काहे नहीं युद्ध करेंगे? तुम भी और लड़ लो हमसे। तो जयचंद गुस्से से लाल तुरंत फिर इतना पकड़ों अंदर फिर वापस गया और अपने आसपास की सेनाओं को फिर लेकर आए युद्ध करने के लिए। किससे पता है? मोहम्मद गौरी से। आप मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध होगा। जयचंद टिक पाएंगे पूरा। आप देखो आप कौन से युद्ध होगा? पता है? चंदवार का। कौन से युद्ध होगा? चंदवार का युद्ध। याद नहीं? देखिए ये था आपका तराइन का प्रथम युद्ध, ये सेकंड युद्ध का। आप कौन से युद्ध होगा? आप तराइन का युद्ध होगा। ठीक, तराइन का युद्ध कब हुआ? 1194 में। 1191 देखो 1191 में कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का फर्स्ट। 1192 में सेकेंड। 1194 में कौन सा युद्ध होने जा रहा है? चंदवार युद्ध। चंदवार नामक जगह पे ये युद्ध हुआ था, इसलिए नाम क्या पड़ा? चंदवार युद्ध। समझ गए? तो अब कौन सा युद्ध हुआ? चंदवार का युद्ध। उसमें किसके बीच हुआ? किसके बीच में? जयचंद और किसके बीच में? जयचंद प्लस मोहम्मद गौरी के बीच में। और जीता कौन पता है? मोहम्मद गौरी। जब दोनों में युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी जो अपने सेनापतियों को आदेश दिया इसको मिलते ही पहले इसको चाकू से मार देना। किसको? जयचंद। जब युद्ध हुआ जब उसमें हारने लगे जयचंद, और बता दें फिर उसके बाद ये मतलब कि मोहम्मद गौरी के सेनापति थे ना, पकड़ करके जयचंद को ना मतलब उसको बंदी नहीं बनाए, इसको पकड़ करके चाकू से मार के इसकी हत्या कर दी, पूरी तरीके से हत्या कर दी। तो देखो जयचंद मर गया, जीता कौन? चंदवार का युद्ध कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी पूरी तरीके से बहुत बड़ा सम्राट बन गया। योग मारो और मिला लेगा। अब कुल क्षेत्र हमारा है, अपना क्षेत्र, समझ गए? अब कदम गा रहे लोग। अब क्या हुआ? अब इनका खत्म कहानी। जयचंद का जाने से चले गए। अब क्या हुआ जो है, अब तो ये पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था, जेल बंद करवा दिया था, मतलब कारागार में। उस समय क्या था, पृथ्वीराज चौहान जब राजा थे उस समय 1191 पहले दिल्ली के, तो इनके दरबार में कवि रहते थे जिसका नाम था चंद बरदाई। कल की वीडियो मैंने बताया था, देखना, बहुत इंटरेस्टेड है। आप तो इसके आगे से मालूम बता रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जब राजा थे तो उस समय इनके दरबार में कवि रहते थे जिसका क्या नाम था? चंद बरदाई। क्या नाम था? चंद बरदाई। तो
चंद्रप्रदाय भागते हुए आए। कहाँ भागते हुए आए पता है? यानी चंद्रप्रदाय को जब सूचना मिला पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए, चंद्रप्रदाय को रहा साफ नहीं पाए। चंद्रप्रदाय भागते हुए आए मोहम्मद गौरी के दरबार में। कहा मोहम्मद गौरी के दरबार में भागते हुए आया, कहा कि महाराज कहें क्या है, कौन हो तुम? कहें कि हम मतलब पृथ्वीराज चौहान के कवि थे उस समय जब राजा थे वो, हम पृथ्वीराज चौहान से मिलना चाहते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने कहा ले जाओ इसको भी कारागार में डालो, गधा कहीं का उससे मिलने के लिए चला आया है, उसको मित्र लगता है, ले जाओ इसको भी कारागार में डालो। कहे उसको भी कारागार में डाल दिए। अब पृथ्वीराज चौहान बेचारे एकदम अंधे हो गए, तो ऐसे उस तरफ ऐसे मुँह करके बैठे, उनको पता नहीं चल रहा था जो है। तो क्या हुआ कि आए, जब आए तो कहें कि मतलब ऐसे कारागार खुला तो वो अंदर एंट्री किया, तो ये ऐसे टच किए पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान है और पृथ्वीराज चौहान तो बड़ी किसी देख पा रहे, ये ऐसे हुए पृथ्वीराज चौहान आँख से अंधे, जैसे चंद्रप्रदाय देखो कि अखियाँ से पूरा एकदम मतलब अंधे हो गए थे, पूरे एकदम आश्चर्य फट पड़ा, रो पड़ा चंद्रप्रदाय। कहा अरे मित्र जो है ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन अब हो भी क्या सकता, वो तो हो गया जो है। अब चंद्रप्रदाय फिर कहने लगा मित्र एक काम करो, ये जो तुम्हारे साथ घटनाएं हुआ ना, ये बहुत असहनीय घटना है, इसका बदला हमें लेना है किसी भी प्रकार से मोहम्मद गौरी से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा बदला लेंगे कैसे, अब तुम अंधे हो गए, अब कैसे बदला लेंगे? कहेंगे कि तुम बदला ले सकते हो, कहीं कैसे ले सकते हो? अब दोनों कारागार में अकेले बात कर रहे हैं। तो चंद्रप्रदाय ने बताया पृथ्वीराज चौहान को, बाहुबली मूवी देखी कि नहीं? बाहुबली मूवी उसमें देखे देखो तीर कैसे मारता है, सन मारता है ना, एक बार तीन तीर, ठीक। तो बता दें उसी फिल्म में देखिए, पहले रामायण काल में हम बता दें, एक होता था कि शब्दवेदी बाण चलाना, जानते हैं कि नहीं? तो उसी का सीन यहाँ पे है हल्का। तो बता दें कि ये जो थे पृथ्वीराज चौहान, इनको शब्दवेदी बाण चलाने आता था। शब्दवेदी बाण इसका मतलब जानते हैं, जैसे आवाज सुनकर, जैसे हम बोल रहे हैं, आवाज मतलब कहीं से कोई आवाज आ जाए, आवाज सुन करके बाण चला देंगे तो व्यक्ति को लग जाएगा, ऐसा बाण इनको चलाने आता, ऐसी विद्या को आता था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाने आता था, ऐसी विद्या इनके अंदर थी, ऐसी कला इनके अंदर, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जैसे रामायण कांड बता दे, श्रवण कुमार को जानते हैं? श्रवण कुमार जब गया था मटके में पानी भरने अपने मम्मी पापा को पिलाने के लिए, उसके माँ बाप आँख से अंधे थे, उनको पिलाने के लिए, तो क्या हुआ कि उस समय राजा दशरथ जो है मटके में पानी की गुड़गुड़ की आवाज सुन करके वो एक बाण निकाल कर मार दिए थे। किसको लग गया था पता है? श्रवण कुमार को लग गया, श्रवण कुमार मर गया था। बाद में उनके माता पिता राजा दशरथ को श्राप दे दिए, जैसे हम पुत्र वियोग में बिलख रहे हैं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में बिलख कर मरोगे। तो बाद में राम भगवान के वियोग में देखो मरे, समझ गए, राजा दशरथ। तो बता दें कि वही शब्द बेटी बाण चलाना किसको आता था? पृथ्वीराज चौहान को। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि चंद्रप्रदाय ने कहा पृथ्वीराज चौहान आपको शब्दवेदी बाण चलाने आता है, और उस शब्दवेदी बाण से आप मोहम्मद गौरी को मार कर अपना बदला ले सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा अगर मित्र ऐसी कोई योजना हो तो वह योजना तुम बनाओ और मैं बाण बिल्कुल चलाऊंगा। तो चंद्रप्रदाय ने कहा कि मित्र तुम चिंता ना करो, हम पूरी योजना बनाते हैं। तो ये निकला कारागार से निकला, तो गया मोहम्मद गौरी के दरबार में, कहा कि महाराज आप एक ऐसी विद्या का प्रदर्शन कभी देखे हैं जो आवाज सुनकर निशाना साध दे और निशाना लग जाएगा? मोहम्मद गौरी ने कहा ऐसी विद्या तो हम देखना चाहते हैं, ऐसा धनुर्धर कौन है आज के समय ऐसा धनुर्धर? कहे महाराज है। कहें कौन है बताओ तो? कहें कि नाम बताए तो आप चिढ़ेंगे नहीं? कहें नाम बताओ, नहीं चिढ़ेंगे। कहें ऐसा धनुर्धर आपके कारागार में जो बंदी आपने बनाया पृथ्वीराज चौहान है, कहें वो पृथ्वीराज चौहान जिसको महाराज आँख के अंदर कर दिया, वो कौन सा बाण मारेगा? कहें महाराज आप उसकी अभी तो विद्या को आपने देखा नहीं है, आपको उसकी विद्या को एक बार देखना चाहिए, गजब का धनुर्धर है महाराज। तो कहें कि ऐसा वाकई में ऐसा धनुर्धर है? कहें हाँ। कहें कि लाया जाए तब उसकी विद्या को हम देखना चाहते हैं, ऐसा धनुर्धर अगर है तो कहें कि ठीक है। तो पूरी प्लानिंग बन गया, अंदर अंदर कौन सी प्लानिंग बना, तो ये लोग जान रहे थे कि मोहम्मद गौरी को मारने वाली प्लानिंग बनाए थे। अब पूरे मतलब कि उसको एक मोहम्मद गौरी का जहाँ राजमहल था, राजमहल के ऊपर मोहम्मद गौरी गया, बैठ गया। राजमहल के सामने बड़ा सा ग्राउंड होता है इन लोगों राजा महाराजा, तो उस ग्राउंड में किसको ला दिया गया पता है? उस ग्राउंड में लाकर खड़ा कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान को। बगल में कौन खड़े थे? चंद्रप्रदाय और एक मतलब कि एक ऐसे कोई चीज रख दिया गया मटका टाइप का, कहा गया किसी भी निशाना लगाना है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। आंख से अंधे भी थे और इनको निशाना लगाकर मार देना है ताकि ये मतलब
मतलब वहां निशाना इनका परफेक्ट लग गया उस मटके पर। तो क्या हुआ कि उस समय ये मोहम्मद गौरी जो है अपने महल के ऊपर बैठ कर के ये सब घटना देख रहा था, और मोहम्मद गौरी ने कहा चंद्रबरदाई से, चंद्रबरदाई जब हम आदेश देंगे पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए तभी पृथ्वीराज चौहान अपने धनुष से बाण मारेंगे। और चंद्रबरदाई ने कहा मित्र, अब चंद्रबरदाई खड़े हैं किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास खड़े हैं सब बताने के लिए। मारना तो मोहम्मद गौरी को, वो तो केवल भगाने के लिए उसको ऐसा प्लानिंग बनाया है। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि मित्र अब देखो तुम्हारे साथ खड़े हैं, जब मोहम्मद गौरी ये आदेश देगा कि उस मटके की तरफ निशाना लगाने के लिए, जब तुमको आदेश देगा उस समय मोहम्मद गौरी को तुम आवाज सुन लोगे, क्लियर? और हम तुमको मोहम्मद गौरी की दिशा बता देंगे कि मोहम्मद गौरी की दिशा में खड़ा है, तुम उसी दिशा में बाण मार देना और मोहम्मद गौरी मर जाएगा। कहें ठीक है। और चंद्रबरदाई ने ये भी कहा कि हम ये भी बता देंगे कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पर बैठा है, तुम अनुमान लगा के मार सकते हो। और मोहम्मद गौरी अपने मुंह से खुद चिल्लाएगा कि उस तरफ निशाना मारो, आवाज भी तुम लोग करें, ठीक है। अब इनको पूरी सेना होना सब खड़ी है एकदम, ये प्रदर्शन देखने के लिए इनका पृथ्वीराज चौहान का। बीच में पृथ्वीराज चौहान खड़े हैं, बगल में चंद्रबरदाई खड़े हैं, महल के ऊपर मोहम्मद गौरी बैठा है। मोहम्मद गौरी ये देख रहा है। मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया, ऐ पृथ्वीराज चौहान उस तरफ तुम्हारा लक्ष्य रखा है मटका, उसकी तरफ निशाना लगाओ और अपने लक्ष्य को भेद कर दिखाओ। इस तरफ इसने बोल दिया मुंह से आवाज। अब ये अपना धनुष उठाए, बाण निकाले, पूरे एकदम लगा लिए। चंद्रबरदाई ने इनकी बगल में खड़े थे। चंद्रबरदाई ने दिशा बताया कि दिशा में मोहम्मद गौरी बैठा है, और इतना भी बताया चंद्रबरदाई ने कहा मित्र 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस मतलब 4 बांस लगाओ, 24 गज 24 को हाथी ऊपर सेट कर दो, अंगुल अष्ट प्रमाण, ठीक ना? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बैठा सुल्तान है मत चुको चौहान। ये कहते हैं ईमान पृथ्वीराज चौहान बाण लगाकर मार एकदम जो है लगा मोहम्मद गौरी को पूरी तरीके से अचेत पर गिर गया, पूरी तरह अचेत के मर गया, लग गया, पूरा बाण आर पार हो गया पूरा एकदम, समझ गए? आर पार होने मतलब बाण लगा पूरी तरीके से जहर घुल गया और तुरंत आन इस पार गिरा मर गया। अब उसके जितने सेनापति थे उस समय पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई के बीच में एक बात और भी साझा हुआ था, मित्र जब हम मोहम्मद गौरी को जब जान से मार देंगे उस समय तुम तलवार निकालना और हमें भी मार देना, और हम तुमको तलवार मारकर दोनों लोग मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम मोहम्मद गौरी को मार देंगे तो हम जिंदा थोड़ी बचे रहेंगे, उसकी जो सेनाएं हमको पकड़ करके बहुत कठोर दंड देंगी, इससे अच्छा दोनों लोग आपस में ही मर जाए। तो जैसे ही मोहम्मद गौरी को मारे पृथ्वीराज चौहान, जैसे मोहम्मद गौरी मारा तुरंत जो है वो चंद्रबरदाई तलवार निकाल करके पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। पृथ्वीराज चौहान को जैसे मारा, फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद खुद भी मार लिया और मारकर दोनों क्या हो गए, वहीं पे मर गए। उसके बाद इस कहानी का पूरी तरीके से क्या हो गया, अंत हो गया। यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। ये समझ में आया कि नहीं? पूरी कहानी यहीं पे क्या हो गया, खत्म। तो एंशिएंट इंडिया यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद जो है अब आपका जो स्टार्ट होगा, कौन से स्टार्ट होगा, मध्यकालीन भारत, जिसे क्या कहते हैं, मिडल इंडिया। क्लियर हो गया? तो आज के लिए हिस्ट्री बच्चों इतना ही। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। समझ गए?